नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनू और जैसा कि आपको मालूम है 10th क्लास की मैथ्स हम लोग कवर कर रहे हैं और साथ के साथ आज की वीडियो में लेके आया हूँ मैं आप 12th के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। इकोनॉमिक्स बुक है हमारी मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कैसे होती है, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पूरा चैप्टर आपके सामने है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम को कंप्यूट करना कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब नेशनल इनकम को हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। अब नेशनल इनकम को कई नामों से जाना जाता है, एनआई फॉर नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि इसकी फुल फॉर्म ये रही। ठीक है, और इसके हमारे 3 मेथड्स हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। टोटल नेशनल इनकम निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक है इनकम मेथड, जिसको हिंदी में आय विधि के नाम से जानते हैं। एक है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हिंदी में हम लोग व्यय विधि बोलते हैं। और प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम उत्पादन विधि बोलते हैं। और प्रोडक्शन मेथड का एक और नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, मतलब सकल मूल्य वृद्धि विधि। डिटेल में तीनों मेथड का हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज का हमारा मेन फोकस रहने वाला है इनकम मेथड। इनकम मेथड यानी कि आय विधि। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इनकम मेथड के अंदर हम लोग एनडीपी एट एफसी निकालते हैं। एनडीपी एट एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और सेकंड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, और वैल्यू एडेड मेथड में जीवी एट एमपी, जिसको जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेथड है इनकम मेथड, जिसको हम लोग आय विधि के नाम से भी जानते हैं, आय विधि के नाम से भी जानते हैं इसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद हम निकालना सीखेंगे। यहाँ पे एनडीपी एट एफसी के लिए सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसमें और जोड़ देते हैं हम लोग मिक्स्ड इनकम यानी कि जो हमारी मिश्रित आय होती है। हिंदी में कंपनसेशन टू एम्प्लॉय को बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों को नियोजकों द्वारा, जिसके वहाँ काम करते हैं, उनके द्वारा जो भी चीज़ दी जाती है वो सारा उनके पारिश्रमिक के तौर पर काउंट होता है। ठीक है, दूसरा है प्रचालन अधिशेष, आपको सेम नाम से मिलेगा या फिर इसके अंदर काफ़ी अभी चीज़ें आने वाली हैं जिस पर भी बात करेंगे। और स्वयं नियोजकों की मिश्रित आय। तो मेजर जब भी इनकम मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, एनडीपी एट एफसी निकालते हैं, उसमें 3 चीज़ें मेन है। एक कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, और तीसरा स्वयं नियोजकों की मिश्रित आय, जिसको मिश्रित आय के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो फॉर्मूले के अंदर आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक कई बार तो एकदम सेम मिल जाएगा, कई बार इसके टुकड़े मिलते हैं अपने को, तो वो अपने को पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले आता है अब प्रचालन अधिशेष। तो प्रचालन अधिशेष के लिए, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं, प्रचालन अधिशेष निकलता कैसे है? तो वो होता है प्रॉफिट प्लस में रेंट या रॉयल्टी और प्लस में इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हिंदी में इसी को बोलते हैं, प्रॉफिट को हम बोलते हैं लाभ, प्लस में किराया या लगान और ब्याज। तो इन ये 3 चीजें जब जब क्वेश्चन में मिलेगी तो हमको इन तीनों को प्लस कर देना, प्लस करते ही हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि 3 चीजें थी हमारे पास, लाभ, किराया और ब्याज। अब लाभ भी कई बार टुकड़ों में मिलता है, तो लाभ का यहाँ पे हमारा फॉर्मेट होने वाला है कि लाभ कैसे निकलता है। तो लाभ के लिए हम लोग काम करते हैं प्रॉफिट इक्वल टू डिविडेंड प्लस में रिटेन्ड अर्निंग, जिसको सेविंग के नाम से भी जाना जाता है, और कोऑपरेटिव टैक्स। ठीक है, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं, प्रॉफिट को हिंदी में प्रॉफिट के मतलब टुकड़े होते हैं कुछ, एक होता है लाभांश, ठीक है, जिसको डिविडेंड बोल रहे होते हैं। अवितरित लाभ, एक ऐसा प्रॉफिट का एक ऐसा पार्ट जिसको बांटा नहीं गया हो, अवितरित लाभ। ठीक है, बचत के नाम से जाना जाता है। एक निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात रही कि प्रचालन अधिशेष के जब टुकड़े होते हैं तो वो कैसे निकलेगा। प्रचालन अधिशेष में 3 चीजें आई, क्या क्या? लाभ, किराया, ब्याज। ठीक है, अब इसके बाद अगर कई बार होता है कि किराया और ब्याज तो दिया होता है, लाभ क्लियरली नहीं मेंशन होता, तो लाभ 3 चीजों को मिला के बनता है। 3 चीजें कौन कौन सी? लाभांश, अवितरित लाभ और निगम कर। ठीक है, ये तो बात है टोटल प्रचालन अधिशेष के रिगार्डिंग। अब आते हैं आगे, तो आगे हमारा आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम अपने नाम से मिलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक मतलब जो जहां वो काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जहां वो काम करते हैं तो जो मालिक होता है, जो नियोजक होता है, एम्प्लॉयर होता है, वो जो भी खर्चा कर रहा होता है वहां पे एम्प्लॉइज के ऊपर, वो सारा का सारा इनकी कंपनसेशन में जाता है। ठीक है, इसके टुकड़े कैसे मिलेंगे? या तो आपको बोलेगा वेजेस एंड सैलरी,
ठीक है, जिसको वेतन या मजदूरी बोलते हैं। वेजेस हमारा क्या होता है, जो दिहाड़ी होती है, पर डे के हिसाब से काउंट होती है। और सैलरी क्या होता है, जो महीने में एक फिक्स इनकम हमारी होती है। तो वेजेस या फिर सैलरी जब दिया हो, मतलब वो यहाँ पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज का पार्ट है। आगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो भी सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, मतलब भविष्य से जुड़े जितने भी उनको एक सेफ्टी दी जाती है, ठीक है, सिक्योरिटी दी जाती है, तो वो सब भी इसी के अंदर काउंट होता है। मतलब इसमें दो चीज़ ही आने वाली है बेसिकली, एक रहेगा वेजेस एंड सैलरी, जिसको वेतन और मजदूरी बोलते हैं, और दूसरा नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा, मतलब नियोजक जो भी अपने एम्प्लॉय को, जो भी उसके यहाँ काम कर रहा है, कर्मचारी को जो भी वहाँ पे बेनिफिट देता है, वो सारे का सारा इसके अंदर पारिश्रमिक के अंदर काउंट होता है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे अभी देखते हैं कैसे हम लोग चेंजेस करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, हाँ तो बच्चों अभी हमने नेशनल इनकम निकालने के आय विधि के 3 कंपोनेंट के बारे में पढ़ा। और 3 कंपोनेंट कौन कौन से थे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्लस में प्रचालन अधिशेष, और प्लस में स्वयं नियोजकों की मिश्रित आय। उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो तो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। ठीक है, और अब थोड़ा आगे चलते हैं तो आगे अब यहाँ पे निफा आता है। निफा यानी कि इसको शॉर्ट में निफा बोलते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। मतलब विदेशों से टोटल कितनी इनकम हो रही है। हमने क्या किया, अभी NDP-FC निकाला था हमने, NDP-FC निकाला था। NDP-FC मतलब घरेलू, हमारी जो कंट्री है, कंट्री की बाउंड्री के अंदर आखिर टोटल कितनी इनकम हो रही है। अब मैंने क्या किया कि घरेलू इनकम तो थी हमारी, अब विदेशों से कितनी कमाई हो रही है, क्यों, क्योंकि विदेश में भी तो हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो विदेशों से कितनी कमाई है, हमारे घर की इनकम यानी हमारे देश की इनकम प्लस में विदेशों से कितनी कमाई हुई, दोनों को अगर ऐड कर देते तो हमारी टोटल नेशनल इनकम बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा टर्म आया था निफा, निफा यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हिंदी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। यहाँ पे एक वर्ड आया है शुद्ध, शुद्ध को हम लोग बोलते हैं नेट। ठीक है, अभी आगे आएगा। अब ये निकलता कैसे, निफा कभी कभी कैसे निकलता है, तो यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड हमारा रहने वाला है से, और यहाँ पे को, से में से को माइनस करते हैं, या आप बोल सकते हो। मतलब क्या है, निफा निकालने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, क्योंकि निफा हम निकाल रहे हैं मतलब विदेशों से कितनी इनकम हुई। अगर हमारे लोग विदेश में जाके काम कर रहे हैं, वहां से हमको इनकम हो रही है, सेम इसी तरीके से विदेश में रहने वाले लोग भी तो यहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो ये अपनी इनकम जो यहाँ जनरेट कर रहे हैं वो कहाँ काउंट होगा, वो उनकी कंट्री में काउंट होगा। तो टोटल हमारे लोग कितनी इनकम लेके आए माइनस में विदेश लोग कितनी इनकम लेके जा रहे हैं, मतलब हमारी इनकम आई और कितनी उसमें से चली गई, यानी कि विदेशों से कितनी इनकम हुई, विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस में विदेशों को प्राप्त कारक आय, यानी विदेशों को कितना यहाँ पे मिला, जितनी इनकम आई माइनस में जितनी इनकम उन्होंने करी को माइनस कर देंगे, तो हमारा निफा आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय बोलते हैं इसको। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि आगे आ रहा है कन्वर्जन। कन्वर्जन में हमने अभी नेशनल इनकम में आय विधि में क्या सीखा निकालना, NDP-FC, यानी कि हमने ये निकालना सीखा NDP-FC को। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें NDP-FC को NNP-FC से कैसे हम यहाँ पे चेंज करें, क्योंकि NNP-FC को ही तो नेशनल इनकम मतलब क्या था, NNP-FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल का प्रोडक्ट है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर हम ध्यान से देखें N और N एकदम सेम है, यहाँ पे P और P एकदम सेम है, FC और FC भी सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है N पर और यहाँ पे मिडल में D पर। यहाँ पे D का मतलब है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी कि हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर, ठीक है। और यहाँ पे नेशनल, नेशनल का मतलब है हमारी टोटल, मतलब कि टोटल ही इनकम, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमारी नेशनल इनकम N बड़ा होगा कि D बड़ा होगा, डी का मतलब होता है, डी का मतलब है हमारा डोमेस्टिक इनकम, और नेट का मतलब है नेशनल का मतलब है पूरे देश की इनकम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेशनल बड़ा होगा। अब ये हमारा छोटा टर्म है, ये बड़ा है। किसी भी छोटे टर्म में अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन करो, ये छोटा है, छोटे में जब कुछ ऐड करेंगे तभी तो बड़ा होगा। और ये ऐड होने वाला कंपोनेंट क्या होने वाला है, तो ऐड होने वाला कंपोनेंट है यहाँ पे निफा। जब भी मिडल टर्म में कुछ भी कन्वर्जन करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल में, हम निफा का प्लस या माइनस करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बहुत काम आने वाला है।
अब यहाँ पे डोमेस्टिक से, क्योंकि मैंने बोला दो चीज़ें हमारे पास, ये हमारे पास डोमेस्टिक इनकम थी, ये हमारे पास कंट्री की इनकम थी। तो डोमेस्टिक इनकम कम होगी, कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वल आएगा। तो ऐड क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे निफा को, ठीक है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को। अब यहाँ से अगर मैं डोमेस्टिक दे रखा है, डोमेस्टिक से मेरे को नेशनल पे जाना था तो प्लस कर दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, नेशनल ये था, डोमेस्टिक ये था, अब नेशनल मेरे को दे रखा है, नेशनल में क्या करूं, कुछ ना कुछ माइनस करूंगा तभी तो नीचे आऊंगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। और माइनस क्या होगा, अभी हमने बात करी कि जो मिडल टर्म में जब भी कन्वर्जन होता है निफा प्लस या माइनस होता है। अब क्योंकि यहाँ पे नेशनल इनकम थी हमारे पास, इसमें कुछ माइनस होगा, तो क्या माइनस होगा, तो यहाँ पे निफा माइनस होगा। बात समझ में आई, जब भी मिडल टर्म में कन्वर्जन होगा तो निफा को प्लस या माइनस करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल तक जाने के लिए हम लोग निफा को प्लस करते हैं, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए, यानी बड़े से छोटे पे जाने के लिए निफा को माइनस करते हैं, ठीक है। ऐसा ही सेम एक कन्वर्जन आगे आता है, ध्यान से अगर देखते हैं यहाँ पे GDP एट FC और NDP एट FC। यहाँ पे GDP एट FC है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। और ये हमारा है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पे टोटल कन्वर्जन अगर देखा जाए, D से D एकदम सेम है, P4 और P प्रोडक्ट एकदम सेम है, FC और FC एकदम सेम है, सेम का तो कोई इशू नहीं है। लेकिन चेंजेस कहाँ पे, चेंजेस है G और N, वो भी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में G4 मतलब है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब सकल, ठीक है। और यहाँ पे N यहाँ पे कन्वर्जन है, N का यहाँ पे मतलब हो जाएगा नेट, यानी कि शुद्ध। अब शुद्ध और नेट में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, एक बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे कि अगर हम ABCD अगर पढ़ते हैं, ABCD में अल्फ़ाबेटिकली ABCDEF, ऐसे अगर आगे तक हम Z तक पढ़ते हैं, सबसे पहले G आता है कि N आता है, सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे F के बाद G, और इसके बाद कहीं ना कहीं N यहाँ पे आता होगा M के बाद, यानी पहले क्या आ रहा है G, फिर आ रहा है N। जो पहले आ रहा है वो यहाँ पे क्या होगा, वो होगा बड़ा, और जो बाद में आ रहा है वो क्या होगा, छोटा। तो सिंपल सी बात, हमको एक पहचान है बड़ा क्या है और छोटा क्या है। G हमारा बड़ा है और N हमारा छोटा है, अगर फर्स्ट टर्म में कन्वर्जन है तो, ठीक है। तो सिंपल सी बात, ये बड़ा टर्म है, ये छोटा टर्म है, ये मैं यहाँ पे G को बोल रहा हूँ, राइट हैंड को यहाँ पे मैं G बोल रहा हूँ और इसको N बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम देखें G ये रहा, N ये रहा, अगर मेरे पास नेट दे रखा है, N दे रखा है, N से मेरे को G पे जाना है ना, तो N में आखिर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो आखिर ऐड क्या होगा, जब भी ग्रॉस और नेट का कन्वर्जन होता है तो डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन को हम लोग बोलते हैं मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन को हम लोग जानते हैं मूल्यह्रास, जिसको घिसावट बोलते हैं। मूल्य ह्रास को हम लोग क्या करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस हमारा बड़ा था, नेट हमारा छोटा था, नेट में कुछ जुड़ना था, तो क्या जुड़ेगा, डेप्रीशिएशन जुड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से हम देख सकते हैं, नेट से मैं ग्रॉस पे जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ जुड़ेगा तभी तो, छोटे में जब कुछ जुड़ेगा तभी तो बड़ा आएगा, तो यहाँ पे प्लस में डेप्रीशिएशन हो गया, ठीक। अब सेम इसका अपोजिट, अब ग्रॉस हमारा बड़ा है और नेट छोटा था, है ना, सेम वही बात। अब ग्रॉस से अगर नेट पे मेरे को जाना है, ग्रॉस मेरे पास गिवन है और नेट पे जाना है, तो ग्रॉस क्योंकि बड़ा है कुछ ना कुछ माइनस होगा, क्या माइनस होने वाला है, तो यहाँ पे होगा डेप्रीशिएशन माइनस, ठीक है। जब भी पहले टर्म की कन्वर्जन होगी तो डेप्रीशिएशन प्लस या माइनस, जब भी मिडल टर्म नेशनल और डोमेस्टिक की कन्वर्जन होगी तो निफा को प्लस या माइनस। अब आते हैं एक लास्ट कॉम्पोनेंट जो कि यहाँ आप हमको पता लगेगा, NDP एट FC है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ ध्यान दिया जाए तो N और N एकदम सेम है, D और D एकदम सेम है, और P और P भी एकदम सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे। अब यहाँ पे भी एक नोटेशन बना सकते हैं हम लोग बहुत ही इजी वे में, जैसे कि फैक्टर और मार्केट में अगर हम बात करें तो मार्केट हमारा बड़ा होता है, ठीक है। जनरली अगर देखोगे तो मार्केट हमारा एक बड़ा सिनेरियो हुआ और फैक्टर को हम छोटा मान के चलेंगे, ठीक है। तो फैक्टर जब बड़ा है, सॉरी मार्केट जब बड़ा है और फैक्टर जब छोटा है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है नेट प्लस या माइनस, ठीक है। इसमें हमारा निफा को प्लस या माइनस किया, ठीक है। जब फर्स्ट टर्म के यहाँ पे कन्वर्जन था नेट और ग्रॉस में, तो हमने डेप्रिसिएशन को प्लस या माइनस किया। अब जब जब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस MP और FC में जब जब कन्वर्जन होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे नेट को प्लस या माइनस करेंगे। अब कंफ्यूजन कहाँ आती है कि प्लस करें कि माइनस करें, तो मैंने बोला यहाँ पे मार्केट बड़ा है,
और फैक्टर छोटा है। अब अगर मेरे पास फैक्टर दे रखा है, फैक्टर में कुछ जोड़ूं तभी तो ऊपर जाऊंगा, फैक्टर में जोड़ूं क्या, तो नेट को जोड़ेंगे हम लोग। यहां देखो फैक्टर हमारे पास ये रहा, फैक्टर से मेरे को मार्केट पे जाना है, तो फैक्टर में जब कुछ जुड़ेगा तभी तो नेट पे जाऊंगा, तो फैक्टर में नेट को हमने जोड़ा तभी हम मार्केट प्राइस पे पहुंचे। ठीक है, इसका कन्वर्जन अगर हम उल्टा करते हैं, मार्केट प्राइस हमारा बड़ा है, मार्केट प्राइस में कुछ ना कुछ माइनस करूंगा तभी तो छोटे पे जाऊंगा। मार्केट प्राइस बड़ा टर्म है, बड़े टर्म में जब कुछ माइनस करूंगा तो क्या माइनस होगा, तो नेट यहां पे माइनस होगा। अब नेट का मतलब समझ लेते हैं भाई, तो नेट का मतलब होता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम लोग इसको हिंदी में जानते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब ये कैसे निकलता है, इसमें भी कई बार वहां पे थोड़ी सी ट्रिकी बनाता है क्वेश्चन को, तब ये ऐसे देता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर जितने भी हमारे हो गए, अप्रत्यक्ष कर में से जब जब यहाँ पे सब्सिडी माइनस होगी, सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता, जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक को आर्थिक सहायता देता है। फॉर एग्जांपल के लिए पहले के टाइम में सिलेंडर आते थे, तो सिलेंडर पे क्या था, अगर 900 का सिलेंडर आ रहा है तो 200-300 रुपये हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर दिया जाता था, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। तो उसी तरह से नेट हमारा कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को माइनस करने के बाद। इसके अलावा हमारी कोई कन्वर्जन आएगी नहीं, अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जानते हैं चीजें क्या है। अभी क्योंकि पहली बार आप लोग कर रहे होगे तो काफी पजलिंग हो रहा होगा आप लोगों के लिए, है ना। एक बार दोबारा से वीडियोस को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, सारा कुछ क्लियरली समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर जानते हैं आखिर ये फॉर्मूला काम कैसे करता है और ये मेथड आखिर क्या है। ठीक है, हाँ तो बच्चों इनकम मेथड के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्ड होने थे सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, जो कि पेपर में पूछा जाता है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और काफी आसान होता है ना। अब जरा क्वेश्चन पे देखते हैं आखिर ये फॉर्मूले कैसे फिट हो रहे हैं यहाँ पे और कैसे कैसे अपने को ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या क्या है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक हमको दे रखा है यहाँ पे 2000 करोड़, यानी कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज है 2000 करोड़। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है 500 करोड़ का, लाभ किराया दिया हुआ है 900 करोड़ का। ठीक है, सब में ही करोड़ है, सारे के सारे जितने भी डाटा है सारे के सारे करोड़ में है। ठीक है, किराया 900, ब्याज 400, मिश्रित आय जिसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं 6950 है, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय 1250 है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगर और हमारा टारगेट क्या होने वाला है, हमारा टारगेट है NNPAT-FC निकालना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, यानी राष्ट्रीय आय निकालना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला जरूर से जरूर मेंशन करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, आय विधि में फॉर्मूला क्या होता है, NDP@FC कैसे निकलता है, तो ये निकलता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस में प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको बोलते हैं, और प्लस में मिश्रित आय मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हमको गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूले में सबसे पहले पुटिंग करेंगे हम, NDP@FC निकाल रहे हैं ना, कर्मचारी को पारिश्रमिक क्या डायरेक्ट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कर्मचारी को पारिश्रमिक है हमारे पास में 2000, तो यहां लिख दो 2000। ठीक है, प्रचालन अधिशेष ढूंढो, तो प्रचालन अधिशेष यहां तो कोई नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज और हमने बात करी, जब प्रचालन अधिशेष नहीं दिया होगा उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या 3 कंपोनेंट दे रखे हैं, तो प्रचालन अधिशेष के कंपोनेंट हमारे पास होते हैं, एक होता है यहां पे लाभ, प्लस में किराया जिसको बोलते हैं रॉयल्टी, और प्लस में ब्याज। तो क्या ये 3 चीजें हैं क्या हमारे पास, देखते हैं। हमारे पास लाभ दे रखा है, किराया भी दे रखा है और ब्याज भी दे रखा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लाभ में फटाफट से, क्योंकि हम यहाँ प्रचालन अधिशेष एक तरीके से निकाल रहे हैं, प्रचालन अधिशेष कैसे निकलेगा, तो लाभ कितना है 500, ठीक है, प्लस में किराया कितना है 900, प्लस में ब्याज कितना है, तो ब्याज है 400। इन तीनों को मिला के यहाँ पे आ गया प्रचालन अधिशेष। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो आगे एक लास्ट चीज रह गई है, कर्मचारियों की मिश्रित आय ये रही, प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस ये हो गई। अब मिश्रित आय, मिश्रित आय मोस्टली अपने बिल्कुल सेम नाम से मिलेगा आपको, जो बोला यहाँ पे मिश्रित आय 6950, तो प्लस कर दो 6950। अब तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा NDP@FC, ये हो जाएगा 2000, प्लस में ये 9 और 5 14 और 4 1800,
और प्लस में 6950। आप फटाफट से इसको प्लस कर सकते हो यहाँ पे 2000 1800 6950, यह आ जाएगा 0 5 9 और 8 17 7 हासिल गया 1 7 7 14 15 1 16। तो ये हमारा आंसर आया 16,750 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये तो आया एनडीपी एट एफसी। अब हमारा टारगेट क्या है, अब कन्वर्जन यहाँ पे काम में आने वाली है। हमारा टारगेट है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, तो यहाँ पे एनएनपी एट एफसी और यहाँ लिख देते हैं फटाफट से, हमने निकाला क्या एनडीपी एट एफसी। कन्वर्जन किस डायरेक्शन में होती है, ये हमको दे रखा है, हमको यहाँ से इधर मूव करना है। तो मैच करते हैं सबसे पहले, तो एन से एन सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे पी से पी सेम है क्या, एफसी से एफसी सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ है एन में और यहाँ में डी में, यानी मिडल टर्म। ये नेशनल है और ये डोमेस्टिक है। ठीक है, और हमको पता है जब जब मिडल टर्म में यहाँ कन्वर्जन हो रही होती है क्या होगा, डोमेस्टिक छोटा होता है। डोमेस्टिक से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डोमेस्टिक से हम लोग जा रहे हैं नेशनल पे, यानी कुछ ना कुछ ऐड होगा छोटे में। अब क्या ऐड होगा, तो यहाँ पे ऐड होगा जब भी मिडल टर्म में होता है तो नीफा, NFIA नीफा। यानी कि अगर हम बात करें तो एनडीपी एट एफसी तो हमने निकाला अभी 16,750 में प्लस कर देंगे नीफा। नीफा दे रखा है क्या, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को हम लोग क्या बोलते हैं, नीफा बोलते हैं, NFIA बोलते हैं, जो कि कितना है 1250। दोनों को ऐड कर दो फटाफट से, आपका आ जाएगा एनएनपी एट एफसी यानी राष्ट्र आय 16,750 में यह आ जाएगा 17 और 1 18,000 रुपए करोड़। यूनिट साथ के साथ जरूर लगाओगे ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए। और ये हमारा निकल के आ गया एनएनपी एट एफसी यानी राष्ट्र आय निकल चुका फाइनल आंसर। तो यही आपके बिल्कुल इस बेसिक से सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। इसी अप्रोचेस को यूज करते हुए आप बाकी के कॉन्सेप्ट्स बुक के सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या यहाँ पे नेशनल इनकम को सॉल्व करने के इनकम मेथड के बारे में जाना। अगली वीडियो आपकी रहेगी एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि वह विधि कैसे काम करती है और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो के साथ के साथ आप नोट्स बनाइए, और क्योंकि बोर्ड बहुत ही नजदीक है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।